फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति पुस्तक के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां चैप्टर के द्वितीय भाग में। पहले वीडियो में हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के प्रथम भाग में अध्ययन किया था कि देश में एकता और अखंडता की स्थापना की चुनौती, देश में लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती और देश में आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन की चुनौतियों के संक्षिप्त रूपों का अध्ययन हमने पहले वीडियो में किया। और इसके साथ साथ हमने जाना देश में आज़ादी के साथ होने वाले विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास की चुनौती के बारे में अध्ययन किया। इसके साथ साथ विस्थापन के परिणामों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम राष्ट्र निर्माण की दो और अन्य समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहली समस्या है राष्ट्र निर्माण की जो पहली समस्या है जिसका आज हम अध्ययन करेंगे वह है रजवाड़ों का विलय अथवा देशी रियासतों का विलय तथा राज्यों का पुनर्गठन अथवा देश की आंतरिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण। आज इन दो टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आज की कक्षा में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंतर्गत इस द्वितीय भाग में हम चर्चा करेंगे रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों को रियासत भी कहा जाता था और इनको कई बार देशी रियासत भी कहा जाता है। देशी रियासतों का विलय। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ ही हमारे देश का विभाजन भी हो गया। आज़ादी और विभाजन से पहले जो ब्रिटिश भारत था, उस ब्रिटिश भारत में दो प्रकार के राज्य थे। एक राज्य वो प्रांत थे जिन भू क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण, सीधा शासन होता था, और दूसरे राज्य ऐसे क्षेत्र होते थे जिन क्षेत्रों पर सर्वोच्च सत्ता तो ब्रिटिश सरकार के हाथ में होती थी, लेकिन उन क्षेत्रों के, उन प्रांतों के जो स्थानीय राजा महाराजा होते थे वह अपने प्रांत का, अपनी रियासत का, अपने रजवाड़े का आंतरिक शासन चलाते थे। तो इस प्रकार ब्रिटिश भारत के दो हिस्से थे, एक ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत और दूसरे ब्रिटिश प्रभुत्व के अधीन अपनी आंतरिक राज्य सत्ता चलाने वाले देशी रजवाड़े। इस प्रकार ब्रिटिश भारत दो भागों में बटा हुआ था। अब इन रजवाड़ों से क्या समस्या आई? रजवाड़ों की समस्या क्यों उत्पन्न हुई? रजवाड़ों की समस्या इसलिए उत्पन्न हुई कि देश के आज़ादी के समय ब्रिटिश हुकूमत ने यह घोषणा कर दी कि भारत की आज़ादी के बाद, भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन देशी रियासतों को यह कानूनी अधिकार दे दिया गया कि वे अपनी इच्छा से भारत में शामिल हो सकते हैं, भारत से अलग नए बनने जा रहे देश पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए हुए रख सकते हैं। ब्रिटिश राज की इन्हीं घोषणा के कारण रजवाड़ों के शासकों को स्वतंत्र रहने का कानूनी अधिकार मिल गया। और चिंतित करने वाली बात यह थी कि रजवाड़ों के शासन अथवा देशी रियासतों के शासन और भारत में विलय के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार वहाँ की जनता को नहीं, बल्कि उन रियासतों के राजाओं को यह अधिकार दे दिया गया कि वह स्वयं तय करें कि वह भारत में शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, या फिर वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए रखना चाहते हैं। अब समस्या यह आई कि आज़ादी के वक्त उस समय इन देशी रजवाड़ों की संख्या 565 ऐसे देशी रजवाड़े थे जिनका विलय भारतीय संघ में किया जाना जरूरी था, ताकि अखंड भारत का, इस वर्तमान भारत राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। और यही रजवाड़ों के विलय की समस्या थी कि 565
देसी रियासतों को ब्रिटिश हुकूमत ने स्वतंत्र रहने का, भारत में शामिल होने का अथवा पाकिस्तान में शामिल होने का जो कानूनी अधिकार दे दिया, वही भारत के निर्माण या कहेंगे फिर अखंड भारत के निर्माण की सबसे बड़ी समस्या बन गया। और इसको हम एकता और अखंडता की वास्तविक स्थापना से जोड़कर भी देखते हैं, क्योंकि 565 रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करके इस वर्तमान भारत राष्ट्र का निर्माण करना उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इन रियासतों के विघटित हो जाने से, विभिन्न भागों में इनको स्वतंत्रता दिए जाने से देश के कई भागों में बंटने का, कई टुकड़ों में खंडित हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया था। इसीलिए इसे रियासतों के विलय की समस्या भी कहा जाता है और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही सवाल उठ गए। जैसे कि इस कड़ी में सबसे पहले जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत ने रजवाड़ों को यह कानूनी अधिकार प्रदान किया कि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए हुए रख सकते हैं, सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा की और उसके बाद हैदराबाद और भोपाल की रियासतों ने भी संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया और इस तरह इस प्रवृत्ति के जन्म लेने से भारत देश के खंडित होने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि और साथ ही साथ देश में लोकतंत्र का भविष्य भी अंधकार में नज़र आने लगा, क्योंकि रजवाड़ों के शासक, रियासतों के राजा अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। अब चर्चा करेंगे कि इस समस्या का समाधान करने के प्रति सरकार ने कौन सा तरीका अपनाया। तो चर्चा करेंगे कि रजवाड़ों के विलय के संबंध में सरकार का नजरिया। रियासतों के विलय के संबंध में सरकार ने क्या तरीका अपनाया। तो जहां तक रजवाड़ों के विलय की समस्या का प्रश्न है, इस समस्या के संदर्भ में भारत सरकार ने कड़ा एवं कठोर रुख अपनाया। भारत सरकार किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय अखंडता को खंडित होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए भारत सरकार ने कड़ा और कठोर कदम उठाते हुए किसी भी कीमत पर समस्त भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाले रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने का दृढ़ निश्चय लिया। और इस कठोर निश्चय को वास्तविक रूप से पूरा करने में जिनका सबसे अधिक योगदान है वह हैं भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल। सरदार पटेल ने रियासतों के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। इसीलिए उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 565 देशी रियासतों में से अधिकतर देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका यह प्रयास सफल रहा कि अधिकतर देशी रियासतों को भारतीय संघ में स्वतंत्रता प्राप्त होने से पूर्व ही शामिल कर लिया गया। अधिकतर देशी रजवाड़े ऐसे थे जिन्होंने आज़ादी से पूर्व ही भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार कर लिया। इस संबंध में 3 अहम तथ्य हैं, जिन अहम तथ्यों के आधार पर रजवाड़ों के विलय की समस्या का समाधान किया गया। सबसे पहला तथ्य यह है कि अधिकतर देशी रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार थे। सबसे अहम और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अधिकतर रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत थे, तैयार थे। अधिकतर रजवाड़े सहमत थे, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही अधिकतर रजवाड़ों ने भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय ले लिया। दूसरा जो बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है, दूसरा बिंदु यह महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार का रजवाड़ों के विलय के प्रति जो नजरिया था
वो लचीला था। भारत सरकार का जो रुख था वो लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी। जैसे हम बात कर लिए जाए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर प्रांत को विशेष अधिकार दिए गए, विशेष स्वायत्तता दी गई और इस स्वायत्तता के साथ उसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर जहाँ पर स्वायत्तता की आवश्यकता थी, भारत सरकार ऐसा करने के लिए भी तैयार थी, विशेष अधिकार देने के लिए तैयार थी। और तीसरा और अहम तथ्य जो रजवाड़ों की विलय के संदर्भ में है, तीसरा और अहम तथ्य ये है कि विभाजन की पृष्ठभूमि में, देश का विभाजन हुआ था, नया नया विभाजन हुआ था और विभाजन की पृष्ठभूमि में दो देशों के बीच में सीमांकन यानी कि सीमाओं का अंकन, सीमाओं के निर्धारण का जो मामला है, यह इस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच में जो खींचतान है वो जोर पकड़ रही थी। यानी कि दोनों ही देशों के बीच में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये बेहद नाजुक और संवेदनशील मामला था और इसको समय रहते ही हल कर लेना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण था। इसीलिए भारत सरकार ने इसमें कड़ा रुख अपनाया, कई बार लचीला रुख अपनाया, कई बार विभिन्न राज्यों को शामिल करने के लिए स्वायत्ताएं भी दी गई और किसी भी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय सीमाओं के निर्धारण को अंतिम रूप से क्रियान्वित करने का कार्य भारत सरकार ने किया और इस कार्य का सबसे अधिक श्रेय जाता है हमारे गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को और उन्हें ऐसे ही कार्यों के लिए लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि बगैर किसी सेना के प्रयोग के अधिकतर या हम कहेंगे कि 550 से अधिक रजवाड़ों को सरदार पटेल ने बिना किसी बल प्रयोग के अपनी समझदारी से, सूझबूझ से, चातुर्य से और कूटनीति से भारतीय संघ में शामिल करा लेने में सफलता पाई। तो इस प्रकार रजवाड़ों के विलय की समस्या को हल करने का प्रयास किया गया सरदार पटेल के द्वारा। देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए एक खास सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे। एक खास सहमति पत्र के द्वारा देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया जाता था। उस सहमति पत्र को, वह सहमति पत्र जिसके द्वारा देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया जाता था, उस सहमति पत्र को कहते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसको कई बार सहमति पत्र और इसको कई बार विलय पत्र भी कहा जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कई बार यह सवाल परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि उस सहमति पत्र का क्या नाम है जिसके द्वारा देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय किया गया। जिस सहमति पत्र पर दोनों ओर के हस्ताक्षर होते थे और उस रजवाड़े, उस प्रांत, उस देशी रियासत को भारतीय संघ में हस्ताक्षर के उपरांत कर लिया जाता था, तो उस सहमति पत्र को कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही वह सहमति पत्र है, वह विलय पत्र है जिसके द्वारा देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो 15 अगस्त 1947 से पहले ही अधिकतर देशी रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर लेने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से भारत सरकार ने सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी रियासतें थीं जिनको भारतीय संघ में शामिल करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी रियासतें थीं जिनका भारतीय संघ में विलय अपेक्षाकृत कठिन रहा। तो वह देशी रियासतें थीं हैदराबाद की रियासत, नंबर 2 मणिपुर की रियासत, नंबर 1 हैदराबाद, नंबर 2 मणिपुर की रियासत, नंबर 3 जूनागढ़ की रियासत और नंबर 4 जम्मू एंड कश्मीर की
रियासत। हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू तथा कश्मीर ऐसी 4 रियासतें थी जिनका भारतीय संघ में विलय अपेक्षाकृत कठिन रहा। अंततः इन रियासतों को भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, लेकिन अन्य देशी रियासतों की तुलना में इनका विलय कठिन रहा। इस अध्याय में हम हैदराबाद तथा मणिपुर रियासतों के भारतीय संघ में विलय की कहानी का अध्ययन करेंगे। आइए आगे इस कड़ी में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के अंतर्गत जिन रियासतों को आसानी से भारतीय संघ में शामिल नहीं किया जा सका, उन रियासतों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद रियासत की गिनती भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से की जाती थी। हैदराबाद की रियासत एक बड़ी रियासत थी जिसका क्षेत्र आज के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक तक फैला हुआ था। इतने बड़े भूक्षेत्र में फैली हुई यह देशी रियासत चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरी थी। हैदराबाद की जो रियासत थी एक बड़ी रियासत थी, एक समृद्ध रियासत थी, और हैदराबाद की रियासत के जो राजा थे उस राजा को कहा जाता था निजाम। हैदराबाद रियासत की राजा को निजाम कहा जाता था और निजाम की गिनती दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में निजाम की गिनती की जाती थी। यानी कि निजाम की गणना दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में निजाम की गणना की जाती थी। हम जानते हैं कि देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया में 4 रियासतों का विलय चुनौतीपूर्ण रहा। इसमें से एक रियासत हैदराबाद भी है। हैदराबाद की रियासत अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहती थी और वहाँ के राजा को निजाम कहा जाता था। निजाम ने नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ एक यथास्थिति रखने का समझौता किया। 1947 नवंबर 1947 में हैदराबाद रियासत के निज़ाम ने भारत सरकार के साथ यथास्थिति बनाए रखने का समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था, अर्थात 1 साल तक यथास्थिति बनी रहेगी जैसा है। ऐसा समझौता निज़ाम के द्वारा किया गया। लेकिन इसी बीच 1948 के सितंबर 1948 में निज़ाम की रियासत के अंतर्गत पड़ने वाले एक क्षेत्र तेलंगाना, जो कि हैदराबाद रियासत का एक क्षेत्र था और वर्तमान में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन चुका है। हैदराबाद रियासत के अंतर्गत तेलंगाना क्षेत्र में किसानों ने निज़ाम की सत्ता के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। तेलंगाना क्षेत्र की जनता निज़ाम की निरंकुश सत्ता से तंग आकर आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ चली और आंदोलन आगे बढ़ता हुआ तेलंगाना क्षेत्रों से विस्तृत होता हुआ हैदराबाद तक जा पहुंचा। हैदराबाद इस आंदोलन का केंद्र बन गया। इस आंदोलन में तेलंगाना क्षेत्र के किसानों के साथ साथ धीरे धीरे संपूर्ण रियासत के किसान इस आंदोलन के साथ जुड़ गए और महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धीरे धीरे आंदोलन का स्वरूप विस्तृत होता चला गया और हैदराबाद आंदोलन का केंद्र बन गया। समस्त तेलंगाना क्षेत्र के महिला एवं किसान हैदराबाद पहुंच गए। निज़ाम ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए, इस आंदोलन को नष्ट करने के लिए अपनी एक सेना भेजी निज़ाम ने। निज़ाम की इस सेना को कहा जाता था रजाकार। रजाकार निज़ाम का एक अर्धसैनिक बल था और इस अर्धसैनिक बल के जो सैनिक थे वो 1 नंबर के अव्वल दर्जे के
अत्याचारी और सांप्रदायिक लोग थे। रजाकारों ने तेलंगाना क्षेत्र से आई हुई जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, लूटपाट शुरू कर दी, हत्याएं शुरू कर दी और उनकी इन यातनाओं से दुखी होकर जनता ने भारत सरकार से मदद मांगी। सितंबर 1948 में भारत सरकार ने हैदराबाद में तेलंगाना एवं आसपास के क्षेत्रों की जनता को निज़ाम के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी सेना को हैदराबाद भेजा। चंद दिनों की मुठभेड़ के बाद हैदराबाद के निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर लिया और इस प्रकार हैदराबाद की रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया। तो इस प्रकार सितंबर 1948 में सैन्य कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। हैदराबाद के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण रियासत है वो है मणिपुर। मणिपुर भारत की आज़ादी से पूर्व ही मणिपुर के राजा ने भारत सरकार के साथ अपने आंतरिक राज्य सत्ता को चलाने का एक समझौता भारत सरकार के साथ किया था। यानी कि मणिपुर राज्य भारतीय संघ में शामिल हो गया था, लेकिन वहाँ की आंतरिक सत्ता को चलाने का अधिकार वहाँ के राजा को दे दिया गया था। मणिपुर के राजा थे उस समय बोध चंद्र सिंह। मणिपुर रियासत के राजा बोध चंद्र सिंह ने आंतरिक राजपाट को चलाने का समझौता भारत सरकार के साथ किया और इसी समझौते के अनुसार बोध चंद्र सिंह मणिपुर में अपनी रियासत का शासन चला रहे थे। इसी बीच में मणिपुर रियासत की जनता ने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग शुरू कर दी और जनता की मांग पर राजा को विवश होकर 1948 में मणिपुर के राजा ने वहाँ की विधानसभा के लिए चुनाव करवाए। 1948 में जून 1948 में मणिपुर में निर्वाचित विधानसभा का गठन हुआ और ये सब जनता के दबाव में हुआ। राजा को करना पड़ा क्योंकि जनता चाहती थी कि मणिपुर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू हों। इस प्रकार जून 1948 में मणिपुर में एक निर्वाचित विधानसभा का गठन हुआ। इस निर्वाचित विधानसभा के गठन के उपरांत वहाँ की विधानसभा में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि उन्हें पूर्ण रूप से भारतीय संघ में विलय होना चाहिए अथवा नहीं। लेकिन मणिपुर की विधानसभा भारतीय संघ में शामिल होने को लेकर एक राय नहीं थी, एक मत नहीं थी। इसीलिए भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वह निर्वाचित विधानसभा से परामर्श लिए बगैर, सलाह लिए बगैर ही मणिपुर रियासत के भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दें, हस्ताक्षर कर दें। राजा ने मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा को भरोसे में लिए बगैर, परामर्श किए बगैर, उनसे सलाह मशवरा किए बगैर ही भारतीय संघ में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार से मणिपुर रियासत, मणिपुर प्रांत, मणिपुर राज्य भारतीय संघ में शामिल हो गया। इस प्रकार निर्वाचित विधानसभा से बिना परामर्श के ही भारतीय संघ में शामिल किए जाने के कारण अभी भी मणिपुर की लोगों में भारत सरकार के प्रति नाराज़गी और क्रोध के भाव कभी कभी देखने को मिलते हैं। मणिपुर के संबंध में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मणिपुर भारत का प्रथम राज्य है जहां सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार को अपनाकर क्या कराए गए हैं, चुनाव करवाए गए हैं। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है
कि भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है जहाँ सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार को अपनाकर चुनाव हुए, तो वो राज्य है मणिपुर। और पूर्ण रूप से भारत में शामिल होने से पहले ही वहाँ पर एक निर्वाचित विधानसभा का गठन किया जा चुका था। इस प्रकार से मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया। आगे हम चर्चा करेंगे राष्ट्र निर्माण की अगली चुनौती के बारे में, और वह राष्ट्र निर्माण की अगली चुनौती है देश की आंतरिक सीमाओं का पुनर्गठन या राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन। उसको हम कह सकते हैं राज्यों का पुनर्गठन। राष्ट्र निर्माण की अगली चुनौती है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन इसलिए राष्ट्र निर्माण की अगली चुनौती है क्योंकि देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया और ब्रिटिश प्रांतों के जो क्षेत्र थे वह भी भारतीय संघ में शामिल हो चुके थे। अब जरूरत थी कि देश की आंतरिक सीमाओं का नए सिरे से सीमांकन किया जाए। नए सिरे से सीमांकन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ब्रिटिश राज अथवा ब्रिटिश शासन में प्रांतों का गठन किस प्रकार हुआ। ब्रिटिश शासन में प्रांतों के गठन की यह व्यवस्था थी कि ब्रिटिश हुकूमत ने जिन जिन रजवाड़ों को, जिन जिन देशी रियासतों को ब्रिटिश सरकार जीतती चली गई, उन्हें प्रांतों के रूप में गठित करती चली गई। प्रांतों की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने अपनी सहूलियत के हिसाब से की। तो भारत सरकार ने या स्वतंत्र भारत की सरकार ने उनके इस फॉर्मूले को स्वीकार नहीं किया। भारत सरकार चाहती थी कि एक नए सिरे से राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके, जिससे देश की विविधता को मान्यता मिल सके, पहचान मिल सके और देश में विविधता को सम्मान देते हुए एक अखंड भारत की स्थापना की जा सके। इसलिए राज्यों के पुनर्गठन के मामले को हल किया जाना भी बेहद जरूरी था। आइए बात करते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन की कहानी किस प्रकार शुरू होती है। राज्यों के पुनर्गठन की कहानी में अगर हम जाएं तो यह कहानी होती है आज़ादी से पहले ही सन 1920 में कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 1920 में नागपुर में एक अधिवेशन हुआ। इस नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा यह तय किया गया कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद, हमारे देश के आज़ाद होने के बाद भारत में नए राज्यों की स्थापना भाषा के आधार पर की जाएगी। यानी कि भाषा के आधार पर भारत में नए राज्य बनाए जाएंगे, ऐसा 1920 में तय कर लिया था। और इस पर एक आम सहमति बन चुकी थी। सभी पक्ष इस पर सहमत थे कि जब देश में हमारी आज़ाद भारत की सरकार बनेगी तो नए राज्यों को भाषाओं के आधार पर गठित किया जाएगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ बंटवारा हुआ। बंटवारा यानी कि विभाजन, विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की इन परिस्थितियों में हमारे राजनेताओं ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के मामले को कुछ समय के लिए भाषा के आधार पर राज्य गठन, भाषा के आधार पर राज्य गठन का जो फैसला था उसको कुछ समय के लिए भारत सरकार ने स्थगित करने का फैसला लिया।
भारत सरकार ने उसे निरस्त नहीं किया, लेकिन उसको लागू करने पर रोक लगा दी। उसको निरस्त नहीं किया, उसको बदला नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए रोक लगा दी। और उसको स्थगित करने के पीछे ये कारण था कि विभाजन और बंटवारे की परिस्थितियों में यदि भाषा के आधार पर नए राज्यों की स्थापना की जाती है तो कहीं ऐसा न हो कि अलग अलग भाषाओं की मांग करते हुए देश में अलगाववाद का दौर चल जाए और यह अलगाववाद देश को कहीं कई भागों में विभाजित ना कर दे। तो उस समय शीर्ष नेतृत्व को यह लगा कि भाषाओं के आधार पर नए राज्यों की स्थापना करने से देश की एकता को उस समय खतरा पहुंच सकता है। अतः यह फैसला लिया गया कि कुछ समय के लिए इस फैसले को टाल दिया जाए और जब परिस्थितियां सामान्य हो जाए फिर इसको लागू किया जाए। लेकिन भारत सरकार के भाषावार राज्यों के गठन के फैसले को स्थगित करने का जो निर्णय है, इस निर्णय का स्थानीय लोगों ने, स्वयं कांग्रेस पार्टी के अनेक नेताओं ने इस फैसले का भारी विरोध किया। उनका यह मानना था कि जब भाषावार राज्य गठन पर सहमति बन चुकी है तो इस फैसले को लागू किया जाना चाहिए, इस फैसले को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। और इस कड़ी में जो शुरुआत हुई, भाषावार राज्यों के गठन की जो शुरुआत हुई, वह शुरुआत हुई आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश, आज का आधुनिक आंध्र प्रदेश उस समय मद्रास प्रांत का हिस्सा था, जिसको हम आज आंध्र प्रदेश कहते हैं। मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी लोग, जो तेलुगु भाषा को बोलते हैं, मद्रास प्रांत में रहते हैं। मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी लोगों ने सन 1952 में यह मांग कर दी कि उन्हें मद्रास से अलग, तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास से अलग एक प्रांत का दर्जा दिया जाना चाहिए। एक नए राज्य की स्थापना होनी चाहिए जो तेलुगु भाषियों के लिए बना हो, जो तेलुगु भाषियों का राज्य हो। उन्होंने मद्रास से अलग अपने लिए एक अलग आंध्र प्रदेश के गठन की मांग कर दी। 1952 की यह घटना है। धीरे धीरे आंध्र प्रदेश में अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन होने लगा। भारत सरकार ने इस मामले को टालने का फैसला किया, क्योंकि सरकार को भी यह भय था कि भाषा के आधार पर एक राज्य की स्थापना से पूरे देश भर में ये मांगें उठनी शुरू हो सकती हैं। इसलिए सरकार ने इस फैसले को टालने का उस समय निर्णय लिया। लेकिन आंध्र प्रदेश की जनता यह मानने को तैयार नहीं थी और आंध्र प्रदेश में ही कांग्रेस के एक नेता, जिनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु, आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी नेता, गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने अलग आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग आंध्र प्रदेश की मांग के साथ एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसको कहते हैं विशाल आंध्र आंदोलन। विशाल आंध्र आंदोलन। विशाल आंध्र आंदोलन शुरू हो गया मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में। तेलुगु भाषी लोग अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करना चाहते थे। पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन चलता रहा। भारत सरकार पर प्रभाव न पड़ता देख पोट्टी श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और भूख हड़ताल 56 दिन तक चली। 56 दिन तक पोट्टी श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठे रहे। 56 दिन बाद पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु होने के बाद यह आंदोलन हिंसक हो गया और स्थितियां तनाव से भर गई। अब भारत सरकार को मजबूरन अलग आंध्र प्रदेश के गठन का निर्णय लेना पड़ा और दिसंबर 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य के गठन की घोषणा कर दी और इस प्रकार 1952 में एक अलग राज्य, एक अलग प्रदेश, आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी गई और दिसंबर 1952 में घोषणा कर दी गई और दिसंबर 1953 में आंध्र प्रदेश नाम से एक
अलग राज्य अस्तित्व में आया। इस प्रकार भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ एग्जामिनेशन। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दिसंबर 1952 में अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा हुई और 1953 में आंध्र प्रदेश के नाम से मद्रास प्रांत से अलग एक तेलुगु भाषी क्षेत्रों में सीमाओं का निर्धारण करते हुए तेलुगु भाषी क्षेत्रों को जोड़ने वाला, उनको समाहित करने वाला एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आ गया। इस प्रकार भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। जैसे कि हमारे राजनेताओं को यह चिंता थी वैसा ही हुआ। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के साथ ही देश के अलग अलग क्षेत्रों से नए राज्यों के निर्माण की मांग शुरू हो गई। देश के अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग भागों में जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहां से भाषाओं के आधार पर नए राज्यों की स्थापना की मांग उठनी शुरू हो गई। अब भारत सरकार को इसमें निर्णय लेने का समय आ गया था। भारत सरकार ने भी जनता की इस मांग को माना, इस पर गौर किया, इस पर विचार करने का फैसला किया और विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि अब नए राज्यों की स्थापना अथवा देश में राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन का समय आ गया है और भारत सरकार ने इसके लिए एक आयोग गठित किया। उस आयोग का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में भारत सरकार ने देश के अलग अलग क्षेत्रों से भाषावार उठने वाली राज्यों की मांग पर अपनी सलाह देने के लिए एक आयोग की स्थापना की, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसीलिए उनके नाम पर इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। 1953 में राज्यों के गठन को लेकर अपनी सिफारिशें देने के लिए भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग को यह कार्य दिया गया कि वह भारत सरकार को नए राज्यों की स्थापना के संबंध में अपनी सिफारिशें पेश करे, अपनी सिफारिशें दे कि भारत में नए राज्यों की स्थापना का आधार क्या होना चाहिए और भारत में कितने राज्यों की स्थापना की जानी चाहिए, यानी कि कितने राज्य बनाए जाने चाहिए और इन राज्यों को बनाने के लिए क्या आधार होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए जिसके आधार मानकर हम नए राज्यों की स्थापना करें। तो यह कार्य दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग को। 1953 में इस आयोग ने अपना काम करना शुरू किया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सन 1955 में अपनी सिफारिशें भारत सरकार को दी। 1956 तक सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशों पर गौर करना शुरू किया और साल 1956 में साल 1956 में
राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 अथवा फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को संसद ने पारित किया। आयोग ने सिफारिशें दी और उन सिफारिशों के आधार पर अधिनियम पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाओं के आधार पर अथवा किस आधार पर नए राज्यों को बनाया जाना है, इसकी सिफारिशें भारत सरकार को दी और उन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित कराया। इस अधिनियम में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा सिफारिश दी गई कि देश में नए राज्यों का स्थापना अथवा नए राज्यों का गठन के लिए सबसे उपयुक्त आधार है भाषा। आयोग ने यह माना कि देश में भाषाओं के आधार पर ही नए राज्यों की स्थापना की जानी चाहिए और उन्होंने इसकी सिफारिशें भारत सरकार को सौंपी। भारत सरकार ने भी इस मामले पर विचार किया, गौर किया और आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया। अंततः लोगों की मांग के अनुसार ही आयोग ने भी यही सिफारिश सरकार को की कि नए राज्यों की स्थापना का एकमात्र समरूप आधार हो सकता है भाषा। और भाषा इसलिए क्योंकि भारतीय भूभाग में, इस भारत क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोग अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग जीवन पद्धतियों से अपना जीवन गुजारते हैं। उनके बोलचाल में प्रयोग की जाने वाली भाषा ही वो आधार हो सकती है जिससे राज्यों की सीमाओं का सीमांकन किया जा सके, राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके। सरकार ने भी आयोग की सिफारिश पर गौर करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की, जिसको अधिनियम के रूप में 1956 में संसद के द्वारा पारित करा लिया गया। और फिर आगे आने वाले समय में इसी आधार पर देश में नए राज्यों की स्थापना की गई। अब चर्चा इस पर करेंगे कि क्या भाषाओं के आधार पर राज्यों के गठित होने से कहीं देश की एकता को खतरा तो नहीं पैदा हो गया। अगर हम गहराई से इस बात पर चिंतन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विविधताओं को पहचानना और उन्हें महत्व देना, स्थान देना ही लोकतंत्र का एक सच्चा अर्थ है कि विविधता, डाइवर्सिटीज की पहचान हो और उसको स्थान दिया जाए, उसको मान्यता दी जाए। भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन होने से देश में जो अलगाववाद की भावना विकसित हो सकती थी, उस भावना को स्वायत्तता के द्वारा, उनको राज्यों के निर्माण के द्वारा उनको उनकी स्वायत्ताओं को, उनकी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया और इसमें भारत सरकार ने सफलता भी पाई। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए भी कई बार नए राज्यों की स्थापना करनी पड़ती है और इस प्रकार नए राज्यों की स्थापना करने से, क्षेत्रीयताओं को स्वायत्तता देने से, शासन प्रशासन में महत्व देने से देश में विविधता की जो भावना है उसको महत्व मिलता है और इस विविधता की भावना को मान्यता मिलने से देश एकता के सूत्र में बंध जाता है। तो भाषाओं के आधार पर नए राज्यों की स्थापना से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत हुई हैं
और देश की एकता और अखंडता के लिए यह उचित ही है। स्टूडेंट्स, आगे जानते हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी सिफारिशें दी और इस सिफारिश के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन हम जानेंगे कि 1956 के बाद भी नए राज्यों की स्थापना का जो समय है वह अभी भी जारी है। और हम देखते हैं कि 1956 के बाद आने वाले समय में किन किन नए राज्यों की स्थापना हुई। तो सबसे पहले 1960 में तत्कालीन बम्बई प्रांत में 2 हिस्से शामिल थे। आज का गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर बनता था बम्बई प्रांत। तो 1960 में तत्कालीन बम्बई प्रांत से गुजरात और महाराष्ट्र, बम्बई प्रांत से गुजरात और महाराष्ट्र अलग राज्य बनाए गए, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, गुजराती और मराठी। इसीलिए इनको अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1963 में नागालैंड को पूर्ण राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। 1966 में जो बृहद पंजाब है, जो विशाल पंजाब है, इस बृहद पंजाब से अलग करके हरियाणा व हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को बृहद पंजाब से अलग कर दिया गया। और अब जो पंजाब शेष रहा वो केवल पंजाबियों का राज्य रह गया। इसी प्रकार 1972 में पूर्वोत्तर के बड़े राज्य असम में भी पुनर्गठन किया गया और असम राज्य का पुनर्गठन करते हुए 3 नए राज्य बनाए गए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 3 नए राज्य बनाए गए। इसी तरह 1987 में भी पूर्वोत्तर के क्षेत्र में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 2 नए राज्य अस्तित्व में आए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। राज्यों के गठन का सिलसिला अभी भी जारी है और सन 2000 में 3 नए राज्य बने, जिसमें छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ, झारखंड जो कि बिहार राज्य से अलग हुआ और उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। इन 3 राज्यों के गठन के बावजूद भी देश में नए राज्यों की स्थापना का काम, गठन का कार्य या फिर देश की आंतरिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य अभी भी यथावत जारी है। जैसे हम समझ सकते हैं 2014 में भारत के भाषाई आधार पर गठित होने वाले पहले राज्य आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। लेकिन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आज भी भाषा के आधार पर, सांस्कृतिक विविधता के आधार पर या फिर भौगोलिक विविधताओं के आधार पर नए राज्यों की मांग आज भी जारी है। आज भी देश के कई हिस्से ऐसे हैं जिनमें अलग राज्यों की स्थापना की मांग प्रमुखता से जोर पकड़ती है। खासकर बात किया जाए अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में विदर्भ एक ऐसा क्षेत्र है जहां नए राज्य के गठन की मांग की जा रही है। इसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश के गठन की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश
का जो पश्चिमी इलाका है उसमें हरित प्रदेश के गठन की मांग की जा रही है। और इसी तरह अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ भी एक अलग राज्य की मांग की जा रही है। कई बार वहाँ गोरखालैंड नामक राज्य की मांग की जा रही है। तो इस प्रकार विदर्भ, हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र ऐसे देश के क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी नए राज्यों की गठन की मांग भारत सरकार से की जा रही है। तो इस प्रकार राज्यों के पुनर्गठन का काम या फिर देश की आंतरिक सीमाओं का पुनः निर्धारण का कार्य अभी भी जारी है। और भारत में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की अधिक से अधिक विभिन्नताओं को, संस्कृतियों को और जितनी भी हमारे समाज की डाइवर्सिटीज़ हैं उनको समाहित करने का प्रयास निरंतर जारी है। स्टूडेंट, इस चैप्टर में एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन और है, और वो है महात्मा गांधी के बारे में। और वो है महात्मा गांधी की शहादत के बारे में। 30 जनवरी 1948 का वो दिन है जिस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। महात्मा गांधी की शहादत के बारे में इतनी सी इन्फॉर्मेशन है कि देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ, पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने देश के आज़ादी होने पर किसी भी जश्न में हिस्सा नहीं लिया। वो देश के विभाजन से बेहद दुखी थे और उस समय होने वाले हिंदू और मुस्लिमों के बीच में होने वाले अभूतपूर्व हिंसा से बेहद दुखी थे। आजीवन जिन्होंने अहिंसा और सत्य, जिन दो शस्त्रों के साथ ब्रिटिश हुकूमत के साथ लड़ाई लड़ी, आज वह उन्हीं को ही निस्तेज होते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। यह सब जब परिस्थितियां, हिंसा की जो स्थितियां हैं बेहद गंभीर हो गई, फिर महात्मा गांधी ने कलकत्ता, दिल्ली और अमृतसर इन क्षेत्रों में हिंसा को रोकने का प्रयास किया। महात्मा गांधी ने कलकत्ता का दौरा किया, कलकत्ता में उपवास किया, लोगों से अपील की कि तनाव को कम करें, उपवास किया, प्रार्थना सभाएं की, जिससे दोनों पक्षों के बीच में हो रहे सांप्रदायिक तनाव को कम किया जा सके। ऐसा करने में महात्मा गांधी को सफलता भी मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पक्ष, सभी लोग महात्मा गांधी के इन प्रयासों से संतुष्ट हों। कुछ ऐसे अतिवादी हिंदू भी थे जो महात्मा गांधी को मुसलमानों तथा पाकिस्तान का हमदर्द समझते थे। उन्हें ये लगता था कि महात्मा गांधी मुसलमानों की तरफदारी करते हैं, पाकिस्तान को उसका हक दिलाने की मांग करते हैं। महात्मा गांधी ने यह किया भी था कि अलग होने वाले राष्ट्र पाकिस्तान को उसकी जितनी भी देनदारियां हैं वो मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को भी बराबरी, सम्मान और वही नागरिक गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर मिले जो भारत में अन्य धर्मों के अनुयायियों को मिलता है, जो भारत देश के नागरिकों को मिलता है। और उनकी इन्हीं विचार पद्धतियों के कारण, इस विचारधारा के कारण कुछ अतिवादी हिंदू उनसे नाराज़ थे। वो उन्हें पाकिस्तान परस्त और मुस्लिमों का पक्षधर होने का उन पर आरोप लगाते थे और इन सारी बातों से वह महात्मा गांधी से नाराज़ थे। इसी कारण जब कलकत्ता की स्थितियां थोड़ा नियंत्रण में हो गई तो गांधी जी ने दिल्ली का रुख किया। जनवरी 1948 में महात्मा गांधी दिल्ली पहुंचे, दिल्ली आए और दिल्ली में भी तनाव को कम करने का काम किया। दिल्ली में उन्होंने उपवास किया और इस उपवास के द्वारा प्रार्थना सभाएं की, लोगों से शांति की अपील की, तनाव को कम करने की अपील की, सांप्रदायिक दंगों को रोकने की अपील की। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 30 जनवरी 1948 को
जब महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में थे तो उनकी ओर आते हुए एक व्यक्ति, एक अतिवादी हिंदू जिनका नाम नाथूराम गोडसे था, उन्होंने उनको प्रार्थना सभा में 3 गोलियां सामने से मारी और बापू की वहीं पर शहादत हो गई। एक सत्य और अहिंसा का दिव्य पुंज हमेशा के लिए इस धरा को छोड़कर चला गया। इस प्रकार 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की शहादत हुई। महात्मा गांधी की शहादत के बाद अनेक संगठनों पर बैन लगा दिया गया और कुछ समय के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इस प्रकार महात्मा गांधी की शहादत 30 जनवरी 1948 को हो गई। तो डियर फ्रेंड्स, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंतर्गत इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम नए चैप्टर एक दल के प्रभुत्व का दौर, जो कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती से संबंधित है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और जो सामने वाला बेल आइकन है उस बेल आइकन में घंटी को बजा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारियाँ आप तक पहुंच सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।